नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्मी अग्निवीर जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में। आज हम आर्मी अग्निवीर जीडी मॉक टेस्ट 10 नंबर करने जा रहे हैं। 9 मॉक टेस्ट उनकी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ये जो मॉक टेस्ट हैं अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट हैं भाई साहब, बिल्कुल हूबहू जो एग्जाम आता है रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बनाई गई है। तो भाई ये पेपर में जाने से पहले इस सीरीज को पूरा देख के जाएं, क्योंकि ये सीरीज आपके पेपर में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है दोस्तों। देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को, जिसमें हम क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बना? तो भाई साहब आईसीसी जो चैंपियन है वो भारत बना था 2024 में। और भारत ने क्या है, टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जो अपने नाम किया। और फाइनल मुकाबला अफ्रीका के बीच हुआ था। बारबाडोसोर में ये जो मैच है फाइनल खेला गया। और दोस्तों भारत ने दो बार टी20 सीरीज जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है, टी20 मेंस वर्ल्ड कप जो है 2 बार भारत अपने नाम इसको कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, भारत सरकार में गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? भारत, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। भारत के गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह जी। ठीक है, इसने पूछा है 28 फरवरी 2024 के हिसाब से कौन है? तब भी अमित शाह थे और वर्तमान में भी अमित शाह हैं। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप बता देना अमित शाह भारत सरकार में गृह मंत्री हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय जो है ये करता क्या है? ये आंतरिक सुरक्षा देखता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को ये देखता है, जैसे कि इसका नाम है गृह मंत्रालय। और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सारे जो हैं अर्धसैनिक बल, वो सारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही, आपका सीआईएसएफ हो गया, आपका सीआरपीएफ हो गया, आपका एसएसबी हो गया, आपका एसएसएफ हो गया, आपका एनएसजी हो गया, और आपका आईटीबीपी हो गया। ये सारे क्या हैं? ये आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले फोर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 दे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में पूछी जाती है, ऑटोबायोग्राफी है। द स्टोरी ऑफ माई, सत्य के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किसकी आत्मकथा है? तो ये है भाई साहब आपकी महात्मा गांधी की आत्मकथा। महात्मा गांधी ने ये लिखी है। ठीक है, विद ट्रुथ, इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, इसका नाम जो है सत्य के प्रयोग रखा गया है। और जो गांधी जी हैं इनको हम बापू के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। बापू जो है, इनको उपाधि जो है, उपाधि भी इनके पास है ना। इनका जो वास्तविक नाम है वो है मोहनचंद करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जो बापू है और जो महात्मा है ये इनको उपाधि मिली थी, उपाधियां हैं, इनको उपाधि मिली हुई हैं। क्लियर है। और गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो आप भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्लियर है। ये जो महात्मा गांधी थे इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। बहुत ज्यादा आंदोलन जो है इनके द्वारा चलाए गए। और ये जो थे ये अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 4, मुंबई हाई
एक खालिस्तान फील्ड है। जो मुंबई हाई है ये नाम है किसका? आपका तेल फील्ड है, ऑयल फील्ड है। यहां से क्या निकाला जाता है? एकमात्र तेल की ये फील्ड है मुंबई हाई। ठीक है, भारत के तेल क्षेत्र जो है वो मुंबई हाई है। ये मुंबई हाई ये एक तेल क्षेत्र है भारत का जहां से तेल निकाला जाता है। यह आपका अरब सागर में है। कहां पर है? अरब सागर में है। यह अरब सागर में उपस्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुंबई हाई इसका नाम है। एकमात्र ये तेल की फील्ड है। इसकी खोज जो है, इसकी खोज 1974 में इसको खोजा गया। ठीक है, और यहां से जो ओएनजीसी है हमारी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यहां से तेल जो है वो निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार, भाई साहब 2011 की जनगणना को ढंग से पढ़ लेना। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, ये सारे क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है आपके पेपर में। क्वेश्चन पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो सर्वाधिक साक्षर राज्य आपका केरला है। ये मैंने आपको लास्ट मोक में भी कराया था, है ना, जिसमें पूछा गया था कि भाई सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में थी, है ना। केरल जो है सबसे साक्षर राज्य जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसकी जो साक्षरता दर है वो लगभग 90%, इससे भी अधिक, इसकी जो साक्षरता दर है वो है। अब जो केरल है इसकी राजधानी कई बार पूछ लेता है कि केरल की राजधानी क्या है। ठीक है, तो केरल की राजधानी क्या है भाई साहब? है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरु आपका वनंतपुरम, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, राजधानी जाती है तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में की थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी सिंगापुर में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय जो मुख्य केंद्र था वो सिंगापुरी था। और यहाँ पे नारा देते हैं, जय हिंद का नारा यहाँ पे दिया जाता है। जय हिंद मतलब हिंदुस्तान की जय हो, ये नारा यहाँ पे देते हैं। और देखिए इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा थी, एक महत्वपूर्ण शाखा जो है हिंद फौज की, वो थी रानी झांसी रेजिमेंट। कौन सी थी? रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट इसकी एक मुख्य शाखा थी, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। रानी झांसी रेजिमेंट किस से जुड़ी हुई थी? तो आजाद हिंद फौज से ये जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाइयों। देखिए, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने? ठीक है, अभी रिसेंट की बात हो रही है, तो अभी प्रेजेंट में श्री ज्ञानेश कुमार जी, इनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनको बनाया गया है। किसको? ज्ञानेश जी को। ज्ञानेश कुमार जो है, ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन यहां पे बनाया गया है। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था है भाइयों, और इसकी जो नियुक्ति है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इनकी इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अगर प्रेजेंट भारतीय संविधान के अनुसार 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जब संविधान बना उस वक्त के हमारे मौलिक कर्तव्य थे 10।
लेकिन अब वर्तमान में 11 हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब 11 कैसे हो गए, है ना भाई? 11 कैसे हो गए ये? पहले तो 10 थे। इसको क्या है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, जो मौलिक कर्तव्य थे ये मूल संविधान में तो थे ही नहीं, है ना? जो 10 मौलिक कर्तव्य थे इनको हमारा जोड़ा गया 42। 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, उस वक्त जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को यहां पे जोड़ा गया था। उसके बाद होता क्या है, 86वें संविधान संशोधन, उसके बाद क्या होता है, 86वें आपका संविधान संशोधन हो 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या होता है, 11वां मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ दिया जाता है। 11वां मौलिक अधिकार यहां, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। और वो क्या होता है 11वां मौलिक कर्तव्य? वो होता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का जो है वो मौलिक कर्तव्य है। ये था आपका 11वां मौलिक अधिकार। तो अभी प्रेजेंट में बात करें तो 11 मौलिक अधिकार हैं, और जब ये जोड़े गए तो कितने थे? 10 थे। कौन से संविधान? 42वें संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत जोड़े गए। 11वां मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। क्लियर है? हमारे कर्तव्य हैं ये कौन से भाग में है भारतीय संविधान के? तो ये हमारे भाग 4 में है। कौन से में है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है दोस्तों। 4A में, और 51A इनका अनुच्छेद है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में हैं 28 फरवरी 2024 तक के अनुसार। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आता है 28 फरवरी 2024 तक, तब भी राजनाथ सिंह ही थे। और अगर भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भी कौन है? हमारे राजनाथ सिंह ही हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ही हैं। ठीक है, जो रक्षा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, तीनों इसी के अंडर आती हैं। क्या आती हैं? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये हमारे, और ये किसके अंतर्गत आती हैं? रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत ये तीनों आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। ये ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरला में। जो ओणम है ये आपका केरला का प्रमुख त्योहार है। ये मनाया जो जाता है ओणम, ये मनाया जाता है नए वर्ष की खुशी में मनाया जाता है, और एक तरह से फसल उत्सव भी ये है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, नावों की दौड़ यहाँ पे होती है। ठीक है, नावों की दौड़ यहाँ पे की जाती है। आप YouTube पे देखना भाइयों, बहुत जबरदस्त तरीके से ये जो है मनाया जाता है ओणम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? जो नील विद्रोह है वो हुआ था बंगाल में। बंगाल में होता है नील विद्रोह। कब होता है? 1859 और 60 के बीच में होता है। 1859 और 1860 में होता है, नील बंगाल में होता है। किसान जो अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, ठीक है, और किसानों को जबरन नील की खेती इस के तहत जो है वो कराई जाती थी। ठीक है,
बोलते हैं, नील विद्रोह इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, खालिस्तान की एक विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, युद्ध है, भूकंप है, उसके बाद आपातकाल है और अकाल है। ठीक है, किसकी उद्घोषणा जो है भारत के संविधान की एक आपातकाल, इमरजेंसी, इमरजेंसी की उद्घोषणा जो है वो भारत के संविधान की एक विशेषता है भाइयों। ठीक है, संविधान जो है उसमें आपातकाल का, इमरजेंसी का क्या है, प्रावधान। और भारत में 3 प्रकार की जो है वो इमरजेंसी लगती हैं। भारत में कितने प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं? 3 प्रकार की इमरजेंसी भारत में लगती हैं, और तीनों में से कोई भी पेपर में आपके में पूछी जा सकती लगती है। आपकी राष्ट्रीय आपात जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपका राष्ट्रीय आपात बोलते हैं या राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये लगती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। दूसरा लगता है हमारा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, दूसरा क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। और तीसरा लगता है हमारा वित्तीय आपात। क्या लगता है? वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत लगती है। तीनों आर्टिकल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सब एग्जाम। भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक भाई साहब फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भारत में नहीं लगी है। तो कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है आप बताना? एक भी बार नहीं लगा है। किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 360। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। राष्ट्रीय आपात लगता है आर्टिकल 352। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारत के वायुसेना प्रमुख हैं अभी प्रेजेंट में? करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। करंट में, वर्तमान में एयर चीफ मार्शल जो है वो कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये हैं आपके एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। ये हमारे भारतीय वायुसेना के अभी प्रमुख हैं। ठीक है, अब देखिए, जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स जो है, इसका जो हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? और 8 अक्टूबर 1932 को जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना होती है। इसीलिए इसका स्थापना दिवस जो है, यानी कि एयरफोर्स डे, वो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाइयों। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे, आर्मी डे मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को आर्मी डे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वैशाख दिवस दुनिया भर के लाखों खालिस्तान के लिए पवित्र माह की पूर्णिमा का दिन है। वैशाख मई माह की पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के लाखों खालिस्तान के लिए सबसे पवित्र दिन है। ठीक है, तो ये है आपका बौद्धों के लिए। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ये बैसाख है ये बुद्धों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख पर्व इस और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा जो इस दिन होती है, दिन इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15 कि पर्वतीय पर्यटन स्थल रानीखेत किस रानीखेत के पूछ रहे हैं कि रानीखेत कहां पर स्थित है। रानीखेत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है,
ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, रानीखेत है। और पूरा कुमाऊं क्षेत्र है, ये क्या है, कुमाऊं, कुमाऊं क्षेत्र ये यहां पर है रानीखेत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, घरेलू विद्युत परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। ऑप्शन है, पहला है सभी उपकरण, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, श्रेणी क्रम में सभी नहीं जुड़े हुए थे, सीरीज में नहीं जुड़े होते, ये तो गलत है। हो जाएगा, यही पूछा है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो पहला ही है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका जो है वो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरों को भी देख लेते हैं। सभी उपकरण होते हैं, हाँ बिल्कुल जुड़े होते हैं, पैरेलल जुड़े होते हैं, ये सही है। ठीक है, सभी उपकरणों में समान वोल्टता प्राप्त होती है, ये भी सही है। विभिन्न उपकरणों से प्रभावित धारा भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल ये सही नहीं है, इसलिए उत्तर इसका ऑप्शन 1 जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये साइंस के क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन साइंस के हैं। ठीक है, 17 बोलता है कि 5 किलोमीटर द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। पिंड का कार्य करने वाला बल कितना। इसमें दो चीजें दे रखी हैं। इसमें मास दे रखा है जिसको द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान इसको दे रखा है कितना, 5 किलोग्राम। एक्सेलरेशन दे रखा है, ए दे रखा है, जिसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण कितना दे रखा है, त्वरण दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। लगने वाला बल क्या है, तो बल क्या होता है, फोर्स। बल क्या होता है, एम ए, है ना। मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान 5 है, गुना में त्वरण 10 है, कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स जो है इसमें लगेगा, बल लगेगा। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सी, ये है न्यूटन का दूसरा नियम, F इज टू एम ए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना में त्वरण के। ये न्यूटन का दूसरा नियम है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि विद्युत शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शक्ति का मतलब है पावर। ठीक है, जो शक्ति है उसका मतलब क्या है, पावर है। और इसकी जो शक्ति का जो मात्रक होता है, जो पावर का यानी कि इलेक्ट्रिक मात्रक होता है, वो क्या होता है, बताइए। शक्ति का मात्रक होता है वॉट। ठीक है, पावर को, शक्ति को हम वाट में नापते हैं, है ना। जैसे बल्ब के लिए बोलते हैं ना कितने वाट का है, वो पावर होती है। इसने बोला कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि विद्युत शक्ति उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा प्रति इकाई समय के बराबर होती है। विद्युत को उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा प्रति इकाई समान के बराबर होती है, इकाई समय के बराबर होती है। बिल्कुल सही है भाई साहब। क्या है ये, बिल्कुल सही है। जो पावर हमारी होती है पी, पी बराबर होती है वर्क मतलब कार्य बटे में समय, और यही इसने कहा है। ठीक है, कार्य बटे में समय। तो पहला जो तथ्य है वो बिल्कुल सही है। जो विद्युत शक्ति है वो ये है, वो विद्युत ऊर्जा, जो ये विद्युत ऊर्जा है, या तो कार्य बोल दूं या ऊर्जा बोल दूं, ठीक है, ऊर्जा भी बोल सकते हैं, प्रति इकाई समय के बराबर होती है। बिल्कुल होती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये इसका फॉर्मूला है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 3 4 पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक एनर्जी पूछा है, तो ऊर्जा का और कार्य का मात्रक क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? जूल। क्या कहते हैं? जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है। जूल ऊर्जा की एसआई है, वो एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा था जिसका नाम था जेम्स जूल। उसका नाम ही जेम्स जूल था, वहीं से ही यूनिट बनी कि भाई ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो जूल के नाम पे होगा, और जूल जब से, ठीक है। कार्य का और ऊर्जा का मात्रक जो है वो एक ही होता है, और एक जो जूल होता है वो होता है न्यूटन। 1 न्यूटन, न्यूटन मीटर जो है उसी को हम जूल कहते हैं भाइयों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्यों कहते हैं बता देता हूं। जो वर्क होता है ना, वर्क जो कार्य होता है या डिस्टेंस होता है, तो वर्क की जो यूनिट है उसको हम फोर्स की को लिखते हैं न्यूटन, और डिस्टेंस की को लिखेंगे मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके आ गया? वर्क के। इसी को हमने क्या बोल, तो आप ये भी कह सकते हो 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी होती है? हाईएस्ट कंप्रेसिबल कौन होता है इनमें से? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, जल, बर्फ या मिट्टी का तेल। देखिए, जो गैस होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे अधिक होती है। तो इसमें से देखिए गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वाटर क्या है? ये तरल है। ये क्या है? तरल है। ये भी केरोसिन भी क्या है? तरल है। ये क्या, ये क्या है? ये गैस है। ठीक है। तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है, जो संपीड्यता है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो गैस हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछ हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21 कि भाई कार्बन कितने आबंध बना सकता है? हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन, तो कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बना सकता है आबद्ध? 4 बना सकता है। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, और उसमें 4 जो है वो फ्री होते हैं, और वो क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा CH4 सुना होगा आपने, CH4 आपने सुना होगा, 1 2 3 4। इसीलिए बोलते हैं कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। क्लियर है? हाँ जी, ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है, एलोट्रोप। और पेंसिल की नोक जो होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। हाँ जी, हीरा बिल्कुल सही है भाई। हीरा भी कार्बन का एलोट्रोप है। हीरा जो है ये भी क्या है? कार्बन। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है। देखिए, जो हीरा है ये विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है भाई साहब विश्व का, ये आप याद रखना। कार्बन का अपर रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछता है पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए। ग्रेफाइट का, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है पेंसिल में किया जाता है। उसकी जो अंदर पेंसिल की नोक होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और ये है ना, जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित जल के अणुओं में मौजूद होते हैं। तो जल का जो फॉर्मूला होता है वाटर का वो क्या होता है? H2O होता है ना। तो इसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है भाइयों, है ना। तो ऑप्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है वाटर का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। H2O वाटर का सूत्र होता है। 2 हाइड्रोजन के मोल होते हैं, एक जो है 2 हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, वो मिलके क्या बनाते हैं? पानी को बना देते हैं।
अगर हम बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर लगभग 71%, पृथ्वी पर 31% जो है वो पानी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन वर्णक विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? बताइए भाइयों, कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है हेमोसाइनिन, दूसरा है, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कहां पे पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ब्लड का मतलब खून में ये पाया जाता है भाई साहब, मनुष्य के खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिला के और पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ठीक है, पूरे शरीर तक ये पहुंचाता है ऑक्सीजन को। कौन? हीमोग्लोबिन। क्लियर है? क्वेश्चन, हाँ जी, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व होता है, बिल्कुल। जो हीमोग्लोबिन है इसमें आयरन तत्व भी होता है, और इसकी कमी से जो है वो कौन सा रोग की कमी से हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है इसकी कमी से। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग है? एक कोशिकांग कौन सा है भाई साहब इनमें से? विच ऑफ द, देखिए पहला ऑप्शन है हृदय, ये तो नहीं है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, यही है ऑप्शन 2 जो है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक कोशिकीय है, एक कोशिका है इसमें। और भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का। क्या कहा जाता है? मतलब कोशिका का ऊर्जा घर इसको कहा जाता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चलते हैं 26 की तरफ। देखिए, शुक्राणु अंडे से कहां पर मिलता है? वेयर डज स्पर्म एनकाउंटर द एग? ठीक है, तो ये मिलता है आपका अंडवाहिनी में। कहां पे मिलता है? अंडवाहिनी में मिलता है। जैसे अंडवाहिनी क्या है? ओविडक्ट है। ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निषेचन यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन जिसको क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन इसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है? स्पर्म और अंडाणु दोनों मिलते हैं और यहाँ पे ही निषेचन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अंडवाहिनी को फोलोपियन ट्यूब भी कहते हैं भाई साहब। इसको क्या कहते हैं? को कहते हैं फोलोपियन ट्यूब, इसको कहते हैं। ठीक है, फोलोपियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, फोलोपियन ट्यूब 2 होती हैं महिलाओं में। 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? अब पूछा है हृदय जो है इसका कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो प्राप्त करता है भाइयों? तो वो करता है आपका लेफ्ट एट्रियम, जिसको बायां आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां आलिंद जिसको कहते हैं। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है दोस्तों। ठीक है, फेफड़ों से रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा आता है। कहां से आता है? फुफ्फुसीय शिरा द्वारा। और यह है। ठीक है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। मतलब 4 कक्ष जो है मानव हृदय में वो पाए जाते हैं। 2 आलिंद होते हैं और ठीक है, हृदय रक्त पंप करने का कार्य करता है। जो हृदय है ये क्या कार्य करता है? कि ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ब्लड पंपिंग का कार्य जो है वो किया जाता है, हार्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामान्य हृदय चाप कितनी होती है? 72 पर मिनट। सामान्य जो होती है 72 पर मिनट होती है, पल्स रेट जिसको हम बोलते
सामान्य बीपी की अगर मैं बात करूं, सामान्य बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg। ये क्या होता है? सामान्य बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 28। 28 को देखिए कि भाई जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो भाई साहब एक मुख्य अंतर इन दोनों के बीच में है कि इनमें सेल वॉल जो है उसका अंतर होता है। कोशिका भित्ति जो है वो होती है। पादप कोशिका हैं, जो आपके पादप कोशिका हैं मतलब प्लांट सेल हैं, इनमें कोशिका भित्ति जो है ये पाई जाती है, सेल वॉल इनमें पाई जाती है। लेकिन जो जंतु कोशिका हैं इन पाई जाती, यही एक मुख्य जो है इसका डिफरेंस है, मुख्य अंतर है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है, ये सेल वॉल जो होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज से ये बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और पादप कोशिकाओं में एक चीज और पाई जाती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी पादप को है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और पादप अपना खाना जो है कहाँ बनाते हैं? अपनी पत्तियों में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से जीव ऐसे हैं जो स्वपोषी हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं? तो वो हैं आपके मनुष्य नहीं है भाइयों, ठीक है। मछलियां भी नहीं है, फ्रॉक्स भी नहीं है। कौन है? वो अपना खाना खुद बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है। इससे बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। क्या क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, ठीक है। सूर्य की रोशनी चाहिए। और क्या चाहिए? H2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और क्या क्या बना देते हैं ये आपका ग्लूकोज जो पौधों का खाना होता है, प्लस में ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल देते हैं वायुमंडल में, जो हमारे श्वसन में काम आती है, श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30। राइजोप्स में प्रजनन में शामिल छोटी ब्लॉब ऑन ए स्टिक क्या कहा जाता है? राइजोप्स में प्रजनन में शामिल छोटी संरचना जिसको ब्लॉब ऑन ए स्टिक भी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बीजाणुधानी। क्या कहा जाता है? बीजाणुधानी उसको कहा जाता है। स्पोरेंगिया उसको कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है? तो ये हो गए आपके साइंस के मैथ के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। 10 10 0 10 10 का औसत कितना होगा? टोटल संख्याएं आपकी हैं 5, और पांचों संख्याओं का जो औसत कैसे हम निकालते हैं? औसत का सवाल 100% आना है आपके पेपर में, ठीक है। निकालते हैं कुल योग और बटे में लिखते हैं कुल संख्या, ठीक है। ये औसत का जो है वो सूत्र है। तो कुल योग कितना है भाई? 10 10 20, ये तो 0 है। 30 और 10 40, तो 40 बटे में 5 से 40 को काटोगे 8 बार कट जाएगा। औसत कितना आ गया? 8 आ गया। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। औसत का सवाल 100% आना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 4 और 6 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं भाई 4 और 6 का लघुत्तम समावर्तक। ऐसे ही निकालते हो, 2 से भाग या 6। अब तो भाग नहीं जा रहा, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा तो आप सीधा आप लिख सकते हो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3। अब इनकी गुना करो, 2 दूनी 12, इनका एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो एलसीएम है ना, इनको आप सीधा भी निकाल सकते हो, पर उस तरीके को मैं बताना नहीं चाह के लिए है वो।
एसएससी वाले बच्चों के लिए है। करना क्या होता है, 4 और 6 का एलसीएम पूछा है, बड़ी संख्या को ले लो, पहले 6 ले लिया, अब बड़ी संख्या तो आ गई, अब इसमें देखो क्या ये संख्या 6 में क्या क्या है, 3 और 2 तो है, लेकिन 1 2 और चाहिए इसमें से, तो 1 2 और ले लो, 6 दूनी क्या हो गया 12, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको तरीका आपने सीखा है, नए तरीकों को पेपर में वहां पे भाई साहब उनका वो मत करने लगना कि नए तरीके से करके देख लेते हैं। पेपर में जिस तरीके से आपने अभी तक सीखा है उन तरीकों का ही प्रयोग आपको पेपर में भी करना है, वहां पे कोई नई तरीकों का प्रयोग नहीं करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी वहां पे रिसर्च करने बैठ जाओ। को सरलीकरण का मान बताइए। सबसे पहले करना क्या है, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लो। ठीक है, तो 1.47 और 0.25 इनको जोड़ लो, 2 1, 4 2 6 और 1 7, लग गया पॉइंट, 1.72 आ गया। अब इसमें से क्या घटाना है, 0.06 घटाना है, 0.046 घटाना है। 6 जाएगा नहीं, एक ले लो हासिल का, तो 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गए तो 2, पॉइंट लग गया, एक का एक आ गया, 1.26 जो है 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1.26 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए 34वां, 4 और 5 का लघुत्तम समावर्तक कितना, दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, कुछ भी कॉमन नहीं जब निकले तो दोनों की गुणा कर दो, वही एलसीएम होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 20 हो जाएगा इसका एलसीएम। जब भी दो ऐसी संख्या हो जिनमें से कुछ कॉमन ना हो तो उनकी गुना ही उनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। करके देख लो, इसमें और इसमें से ये किसी से भाग नहीं जा रहे, तो 4 से करोगे, 4 एकम 4 से करोगे तो 4 पंजे 20 ही इनका क्या आएगा, लघुत्तम समावर्तक। ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 45% को उसके भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए 45% है, 45%, मैंने बोला है प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो 45 बटे में 100, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, जीरो की जीरो, कितना आ गया 9/20, 9/20 देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि x अनुपात का मतलब होता है बटे में, x अनुपात y बराबर है 2:3 और पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं बता सकता हूं x किसका मान है 2 है और y का मान क्या है 3 है। अब मेरे से पूछा है y अनुपात x, तो y का मान क्या है 3 है और x का क्या है 2:3:2, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, x यहाँ पे 2 है, y 3 है, तो y यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और x कितना हो जाएगा 2, सीधा भी कर सकते, उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर दो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे, बोलता है कि भाई 2,000 रुपए पर 10% वार्षिक में 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसी से करिए। ब्याज जो है, ब्याज का सूत्र है साधारण ब्याज का, क्या होता है, मूलधन गुना में समय और बटे में लिखते हो आप 100, यही सूत्र लिखते हो, इसी में आप वैल्यू रख लो। ब्याज कितना मिला 200 रुपए मिला, मूलधन कितना है 2,000, 10%, समय हमें निकालना है और बटे में दिया हुआ है 100, यही है। अब 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, ठीक है, और यहां जब बराबर में चीजें होती है और यहाँ पे ये गुना है तो कट जाएगा। ठीक है, तो समय कितना आ जाएगा 1 साल आ जाएगा, समय कितना आ गया 1 साल। ठीक है भाइयों, 1 साल समय आ गया, 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 38 देखिए, 5 भुजाओं वाले बहुभुज को खालिस्तान कहा जाता है। 5 भुजाओं वाले बहुभुज को, ठीक है, देखिए जब भी कोई आकृति बनती है कम से कम उसमें 3 भुजा होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो आकृति बनेगी, क्लोज्ड आकृति बनेगी। तो 3 भुजाओं वालों को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 5 भुज वालों को बोलते हैं आपका पेंटागन। चलो हिंदी में बता देता हूं। 4 भुजा वाले को चतुर्भुज, है ना। 5 भुजा वालों को पंचभुज, 6 भुजा वालों को षटभुज, 7 भुजा वालों को सप्तभुज, 8, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, पेंटागन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पे। 5 संख्याओं का औसत 12 है ना। इनमें से 4 संख्या भाई, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 12 दिया हुआ है। तो आप लिख लो 5 संख्याओं का औसत बराबर 12। तो 5 संख्याओं का योग होता है आपका औसत गुना में संख्या। योग होता है कितनी औसत है गुना में कितनी संख्याएं हैं। तो 12 औसत है और 5 60 आपका योग हो गया 5 संख्याओं का। और 4 संख्याओं का योग हमें दे रखा है 40। 4 संख्याओं का योग कितना है, 40 है। तो 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को घटा दो। 50 माइनस 40 बराबर कितनी हो जाएगी, सॉरी 60। 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये करेक्ट हो जाएगा भाइयों, ठीक है। अच्छा 50 है 4 संख्याओं का, हाँ यहां पे 50 कर लो भाई, 12 से करा देता हूं। देखिए 5 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है, तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया, कुल योग 5 संख्याओं का नाम है 5 बराबर 60। और 4 संख्याओं का योग दे रखा है, 4 संख्याओं का योग आपको कितना दिया है, वो 50 दिया है, ठीक है। तो 5वीं संख्या हो जाएगी, 5 संख्याओं का योग 60 माइनस 4 संख्याओं का योग 50, 10 होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भिन्न का 4 जमा में 2/3 का मान बताइए। इसमें से सबसे पहले एलसीएम ले लो, 4 और 3। 4 और 3 का एलसीएम लोगे 12 आएगा। 4 तिया 12, 3 जमा में 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 15 8 23, 23/12 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अनीता अपनी मासिक आय का 10% एक एनजीओ को दान करती है, ठीक है भाई, दान करती है। मासिक आय है उसकी 25,000, वह प्रति माह एनजीओ को कितनी राशि दान करती है। तो मासिक आय है 25,000, इसका 10% करती है। तो परसेंट की जगह मैं क्या लिख देता हूं बटे में 100, परसेंट को हटा देता हूं, 0 से 0, 0 से 0। तो 2500 रुपए जो है प्रति महीने जो है वो एनजीओ को दान करती है। ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यदि एक लड़के की आयु 7 वर्ष है, लड़के की कितनी है 7 और पिता की आयु 35 वर्ष है, तो लड़के की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात बताओ। तो लड़के की कितनी है भाई 7 है और पिता की कितनी है 35 है, और इनका 7 और 7 पंजे 35, 1:5 जो है इन दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है तो 5 दिनों में वह कार्य का खालिस्तान, 50 दिनों का कार्य है 5 दिनों तक कितना कर देगा। तो 50 दिन का कार्य 5 दिनों में करता है तो 5/50,
क्योंकि भाई किया तो 5, पूरा कितना था 50 दिन का, 5 दिन। तो 5 दिन बटे में 50 दिन, यही तो होगा। 5 से 50 कटेगा 10 बार। ठीक है, तो 1/10, 1/10 कार्य जो है वो पूरा कर देगा। ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 44। एक संख्या का 6 गुना 72 है। ठीक है, मैं संख्या मान लेता हूं कि माना मैंने संख्या जो है वो हमारी x है, मतलब 6x बराबर 72 हुआ। तो x बराबर कितनी हो जाएगी, 72/6। और 6 से 72 को काटोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x का मान कितना आया, 12। तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। और दोस्तों परिमाप होता क्या है, ठीक है, परिमाप होता है चारों तरफ की परिमाप। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं 4 गुना भुजा, क्योंकि इसमें 4 भुजा होती हैं, है ना। या तो इन चारों का जोड़ कर लो, या आप निकाल लो कि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, और 4 गुना में भुजा कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 × 4 = 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का सही शब्दकोश क्रम चुनिए। सही शब्दकोश क्रम चुनते हैं। ये F आता है 6 पे, B आता है 2 पे, G आता है 7 पे, ये आता। सबसे पहले आएगा बैंक, तो ये कौन सा है, दूसरे नंबर का है तो 2 आएगा। उसके बाद आएगा C, तो ये चौथे नंबर का है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद आएगा 6 का, और उसके बाद आएगा गेम, ये कौन से नंबर का, तीसरा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर की ओर अभिमुख होकर, ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर, ये मान लीजिए ये उत्तर है। ठीक, 29 विद्यार्थियों की पंक्ति में अनाया, अनाया जो है उसका स्थान दाएं सिरे से 16वां है, मतलब इधर से वो 16वें स्थान पर है, यहां पे है कहीं। इसका मतलब उससे राइट में यहां पे कितने बंदे हैं, 15 विद्यार्थी उसके लेफ्ट में है। ये बात आप मान लिया करिए। ठीक है भाई, ये तो मानते हो यहां पे अनन्या है अनाया, अनाया यहां पे है, इसका मतलब 16वें नंबर पे तो इसके दाहिने तरफ 15 बंदे होंगे। तो बोल रहा है बाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा, पूरे कितने बंदे हैं, विद्यार्थी। ठीक है, अगर मैं इन 29 विद्यार्थियों में से इन 15 को हटा दूं जो इसके दाहिने तरफ हैं, तो इसका स्थान आ जाएगा। तो 29 - 15 कितने बचे, तो 14वां स्थान है। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 29 टोटल है, अब 15 तो ये हो गए, एक ये खुद थी 16वां स्थान, और इससे इधर कितने बचे होंगे, है ना, क्योंकि 29 थे, 16 तो यहीं तक हो गए अनाया तक, 13 इधर बचे होंगे, तो 13 ये इधर है और 14वां अनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के सवाल है। क्वेश्चन WVTX और उसके आगे है क्वेश्चन मार्क, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। Y आता है आपका, Y है, W है, E है, S है, और फिर पूछा है क्या आएगा। ठीक है, Y 25 है, ये 23 है, ये आपका V क्या है आपका 20 है, ये 19 है। अब देखिए यहाँ पे 2 घट रहे हैं, यहाँ पे 1 घट रहा है, फिर 2 घट रहे हैं, फिर 1 घट रहा है, और अब क्या घटेगा, 2 घटेंगे, मतलब 17, और 17 पे जो है ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। एक निश्चित कूट भाषा में रेस को 6235 लिखा जाता है, अक्षर V का कोड बताइए।
ठीक है, अक्षर वी का बता देंगे। RACE, रेस को क्या लिखा जा रहा है? 6235। ठीक है भाई। केव को क्या लिखा जा रहा है? केव को लिखा जा रहा है 3285। अब आप देखिए, R6, A2, C3, E5। सी यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसका मतलब यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो वी का पूछा है, वी का कितना है कोड? 8। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई का पूछता तो 5 हो जाता, आर का पूछता तो 6 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे, आज की क्लास के लास्ट सवाल पे। देखिए, दी गई संख्या श्रृंखला में कितने सात हैं? 7 काउंट करने हैं। तो 7 देखिए यहां पे, एक सात तो ये आ गया। ठीक है, कितने सात हैं इस श्रृंखला में? कुल कितने सात हैं? एक ही सात है। और कोई सात दिख रहा है यहां पे? देखिए, कोई सात यहां पे आपको दिख रहा है? बस एक ही सात है, तो ऑप्शन जो है 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितने सात हैं? एक सात है दोस्तों। क्लियर है? ये थे आज के हमारे आर्मी अग्निवीर जो मॉक टेस्ट 10 नंबर था, इसके 50 धम। पेपर में जाने से पहले इस सीरीज को कंप्लीट जरूर देख के जाना मेरे भाइयों। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, के पेपर में बनेंगे। जितने भी मॉक टेस्ट हैं इनको कंप्लीट करके जाना। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन हुए, रीजनिंग के हुए, साइंस के हुए, जीके के हुए, आएंगे ही आएंगे। ठीक है भाइयों, में तब तक के लिए धन्यवाद। आप करते रहिए अपनी तैयारी, और सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल पे आर्मी अग्निवीर जीडी मॉक टेस्ट की जो सीरीज है उसको पूरी को जरूर देखें। आज हमने करंट उसमें 100 क्वेश्चन कराए थे, उस क्लास को भी आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं। उसमें जो करंट के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या 3 क्वेश्चन आपके करंट से 100%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।